स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। अभी हमने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट्स कितने टाइप्स के होते हैं या पॉइंट्स किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखा था, एक हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखा था कि अगर मैं x, y लिख रहा हूं तो ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और r, थीटा लिख रहा हूं तो ये क्या है, हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इनके बारे में कि हमें किसी भी पॉइंट को शो करना है तो कितने तरीके से शो कर सकते हैं, इन दो तरीके से शो कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को शो करना है तो कितने तरीके से शो कर सकते हैं, दो तरीके से शो कर सकते हैं। लेकिन अब बात अगर मैं कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं ना, तो कोऑर्डिनेट की भी तो बात आएगी सर कि कोऑर्डिनेट में अगर कुछ चेंजमेंट हो गया तो क्या करोगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सर कि मान लीजिए कि ये जो लाइन दिया गया है ये x है और ये y है, और मान लीजिए और ये हमारा क्या है, ऑरिजिन है, और मान लीजिए मैंने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को उठा के और मेरा पॉइंट की लोकेशन क्या है, मान लीजिए 1,4 है, ठीक है। अच्छा, ये 1,4 किसके रिस्पेक्ट में है, हम ऑरिजिन से कितना चलेंगे 1 और y पे कितना चलेंगे 4। बट लेकिन अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऑरिजिन ही शिफ्ट कर दूं कितना, s डिस्टेंस पर, s, k डिस्टेंस पर शो कर दूं, तो क्या करोगे आप फिर। इसका मतलब अगर डायग्राम हमारा ऐसा बन गया कि मैंने सर कोऑर्डिनेट ही शिफ्ट कर दिए, मतलब ये बन गया x डैश और ये बन गया y डैश। अब क्या करोगे सर, और ऑरिजिन हमारा o डैश हो गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किससे रिस्पेक्ट में होंगे, मतलब पहले वाला जो था हमारा वो क्या था, पहले वाले हमारे जो कोऑर्डिनेट थे वो x, y थे, x, y। अब वर्ड जो न्यू वाले कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, x डैश, y डैश। इसका मतलब अब इस वाले ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में तो ये क्या है, ओल्ड, और जो न्यू है वो क्या है, जिसमें लगा हुआ है डैश। इसका मतलब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। अब एक कंडीशन हो गई कि हमने एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल शिफ्ट किया है, ठीक है ना। पैरेलल, इसको हम बोलते हैं क्या, इसी पैरेलल शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अगर अब बात आई सर कि पॉइंट तो वही फिक्स है, मान लीजिए मैंने एक स्टिकर लगा दिया वो यही फिक्स है, लेकिन बोर्ड को अगर मैं क्या कर दूं, ये बोर्ड है ना, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब अगर मैं बोर्ड को थोड़ा टेढ़ा कर दूं फिर, लेकिन पॉइंट तो वही बना रहेगा। ये मार्कर यही फिक्स है, मैं बोर्ड को टेढ़ा कर दूं तो क्या होगा, मतलब बोर्ड को मैं क्या करूं, थोड़ा एंगल चेंज कर दूं। मान लीजिए अब इस तरीके से नहीं होगी बात, अब किस तरीके से बात होगी सर कि मैं एंगल को ही, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही क्या कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। मतलब ये x था तो x को कितना कर दिया, ऐसा, और ये ऐसा। अब ये वाला सिस्टम बन गया तो अब पॉइंट मेरा वही है, लेकिन ये थीटा हो गया, रोटेट हो गया। अब रोटेशनल के हिसाब से किसको चेंज करेंगे, क्योंकि अब देखिए इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने कितना कर दिया, थीटा, और मैं थीटा को इधर भी ले सकता था, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे भी कर सकता था। तो अब बात आ रही है सर कि पॉइंट तो हमने देख लिया, पॉइंट तो फिर फिक्स है, पॉइंट तो मूव कर नहीं रहा है। मूव करने का, पॉइंट मूव कब करेगा, जब हम लोकस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लोकस पढ़ेंगे, तब हम पॉइंट को मूव कराना होगा। अभी तो हमारा पॉइंट फिक्स है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट फिक्स है तो पॉइंट को किस तरीके से, कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट तो लिखा हुआ है, लेकिन अब कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में है, ये भी तो बात देखनी पड़ेगी ना भाई। एरोप्लेन अगर जा रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में है, जमीन पे अगर मैं बैठा हूं, जमीन पे रोड पे हूं, तो फिर मैं उसको देख रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में हो गया। अगर कोई 10 मंजिल 20 मंजिल वो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग से कोई देख रहा है, ऊपर टॉप फ्लोर से देख रहा है, तब उसके रिस्पेक्ट में अलग डिस्टेंस हो जाएगी उसकी। तो बात ये होती है ना कि सर हम रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो हम एक्सिस की रिस्पेक्ट की बात करेंगे। एक्सिस को हमने या तो पैरेलल शिफ्ट कर दिया या तो हमने रोटेट कर दिया। तो जब हम रोटेशन वाला काम करते हैं तो इसको बोलते हैं रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमें दो तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, हमने देखा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, कीपिंग द कोऑर्डिनेट्स, क्या करते हैं, कीपिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, keeping the coordinate axis parallel, keeping the coordinate axis parallel मतलब x को x के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल में ही लाइन शिफ्ट होगी और y के पैरेलल में ही शिफ्ट होगी, है ना। keeping the coordinate axis parallel and origin is shifted by h, k। अब ये ऑरिजिन के पॉइंट नहीं है, अलग जो शिफ्ट हुआ उस पे पॉइंट नहीं है, बोला है कि ऑरिजिन को मैंने h, k
डिस्टेंस से मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया है। मान लीजिए कि ये जो मेरा ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या है, पुराना कोऑर्डिनेट है x, y, क्लियर। और बोल रहा है ये हमारा क्या है, ऑरिजिन है, और बोल रहा है कि अब मुझे जो ऑरिजिन को शिफ्ट करना है बाई h, k डिस्टेंस पर, मतलब ऑरिजिन को x एक्सिस से h डिस्टेंस पर, y एक्सिस पे k डिस्टेंस पर शो करना है। तो मान लीजिए ये h डिस्टेंस में यहाँ पे चला, तो अब मेरा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑरिजिन में कितना चला, h चला, कितना चला, h चला, और y एक्सिस में कितना चला, k चला। तो इसका मतलब अब इस पॉइंट की लोकेशन होगी वो h, k हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम ओडेस का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, क्लियर। तो हमारा ओडेस का ये भी क्या है, मॉड h, ये क्या है, मॉड k, ये डिस्टेंस कितनी हो गई। अच्छा, अब इस पुरानी वाले के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, x, y, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ वो ओल्ड है, क्लियर। एंड और जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो क्या है, x डैश, y डैश, क्योंकि इसको एक्सिस को मैंने जो शिफ्ट किया है उसमें y एक्सिस को मैंने y डैश बोला है, और यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी ये y डैश है और ये x डैश है, क्लियर। तो अब देखिए कि x डैश और y डैश क्या है, न्यू है, और x और y क्या है, हमारा ओल्ड है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा ओल्ड है, ये क्या है, हमारा न्यू है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए सर कि मान लीजिए x डैश, y डैश है, ठीक है, और x, y पुराने के रिस्पेक्ट में था। तो अगर मुझे पुराने वाले के रिस्पेक्ट में नए वाले कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है ना, तो मैं अगर करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, मैं इधर लिख देता हूं मैं कि अगर मैं लिखूं x, अगर मैं x लिखूंगा तो मुझे x कितना चलना पड़ेगा, x डैश तो मैं चला ही होऊंगा, ठीक है ना, x डैश चलाऊंगा और कितना चल गया होऊंगा, h और चल गया होऊंगा। तो x डैश प्लस h कर सकता हूं, और y अगर कर लिखूंगा तो y तो लिखूंगा ही, तो जो y है ना, y डैश तक तो इधर तक की हाइट हो ही गई। लेकिन अगर मैं पुराने के रिस्पेक्ट में लिखना है तो पुराने की रिस्पेक्ट में कितना जाऊंगा, मुझे k और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब y डैश प्लस k। तो अगर हमारा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो मुझे करना क्या पड़ रहा है, मुझे पुराने वाले के लिए अगर x डैश और y डैश के रिस्पेक्ट में चाहिए तो x माइनस का h कर देना, और y डैश के रिस्पेक्ट y डैश चाहिए होगा तो क्या कर देना, y माइनस का k कर देना। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ये x, y और x डैश है क्या, h, k है क्या, यहाँ पे लिख लीजिए कि x क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए इसको कि x, पुराने वाला लिख लीजिए, x, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस, क्लियर। एंड अगर मैं रेड पेन से लिख रहा हूं तो ये क्या है, x डैश, y डैश, ठीक है ना। ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, एंड h, k क्या है हमारे लिए, h, k की क्या है, h, k क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर, coordinate of point where origin is shifted, क्लियर। तो s, k क्या है हमारा, जिस पॉइंट पर ऑरिजिन को हमने शिफ्ट किया है, क्लियर। अच्छा, x डैश, y डैश क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, एंड x, y क्या है, पुराने एक्सिस के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की लोकेशन है, उस पॉइंट का लोकेशन बोलेंगे, लोकेशन ही बोलेंगे, मतलब उस पॉइंट को पुराने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो x, y है, और न्यू वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में x डैश, y डैश है, क्लियर। तो ये हमारा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन जरूर करके दिखाइए पहले, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन क्या है, यही मान लीजिए क्वेश्चन बना देता हूं मैं, इसी को मैं क्वेश्चन बना देता हूं। कीपिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, ऑरिजिन इज शिफ्टेड बाय 3,4, बोल रहा है ऑरिजिन इज शिफ्टेड बाय 3,4। तो ऑरिजिन कहां से शिफ्ट हो गया, 3,4 से शिफ्ट हो गया, क्लियर। एंड और बोला गया है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज, पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो पता होने चाहिए ना कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कितने। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 5,7 अबाउट ओल्ड एक्सिस, और ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, 5,7 क्या है, इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ब्लैक और ब्लू रेड याद रखिए। ब्लैक वाला क्या था, पुराने एक्सिस के रिस्पेक्ट में था x, तो ये 5,7 क्या है, x, y है, क्लियर। ये क्या है हमारा x, y।
अच्छा मुझे बोला गया है कि अगर मैं ऑरिजिन को शिफ्ट कर दूं कितना 3,4 पे शिफ्ट कर दूं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दूं 3,4 पर, मतलब h की वैल्यू हमारी ये हो गई। तो x डैश y डैश हमारा क्या होगा, अब ये देखिए x डैश y डैश क्या होगा हमारा, x डैश y डैश क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि x इक्वल टू क्या होता है x डैश प्लस h और y इक्वल टू क्या होता है y डैश प्लस k। हमें कुछ करना थोड़ी ना है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 5 इक्वल टू x डैश प्लस h कितना है हमारा 3 एंड सॉरी y कितना है हमारा यहाँ पे 7 और y डैश कितना है, y डैश निकालना है, प्लस k की वैल्यू कितनी है हमारी, k की वैल्यू कितनी है 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x डैश की वैल्यू कितनी है 5 - 3 कितना हुआ 2 और y डैश की वैल्यू कितनी होगी y डैश की वैल्यू कितनी होगी 3। तो 2,3 हमारा क्या जाएगा, ये न्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस पॉइंट का, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक दूसरा पार्ट बोल दूं इसी क्वेश्चन में कि इफ इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, बोला गया है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट अबाउट न्यू एक्सिस इज 1,2, अगर न्यू एक्सिस के अबाउट में अगर कितना है 1,2 है पॉइंट का लोकेशन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो ये क्या होगा x डैश y डैश हो गया, न्यू मतलब x डैश y डैश, क्लियर, न्यू मतलब रेड पेंसिल, तो x डैश y डैश। अच्छा और फाइंड द कोऑर्डिनेट अबाउट ओल्ड एक्सिस, फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें x डैश और y डैश की वैल्यू पता थी और हमें पॉइंट भी ऑरिजिन हमारा वही शिफ्ट किया गया है 3,4 पे शिफ्ट किया गया है, क्लियर, ऑरिजिन s और k की वैल्यू फिक्स है, मतलब x डैश y डैश कितना है हमारा 1,2 और h k कितना है हमारा 3,4 और हमें x y चाहिए तो हम निकाल लेंगे, क्लियर। तो हमें पता है क्योंकि कि x क्या होता है x डैश प्लस h होता है और y क्या होता है y डैश प्लस k होता है। तो x में मैं क्या करूंगा, x और y मुझे चाहिए तो क्या करूंगा x डैश प्लस h मतलब 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब x और y की वैल्यू कितनी आ गई 4,6। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ सिंपल सा पहला ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं किया, हमें x डैश प्लस h और y डैश प्लस k, x और y इक्वल टू होते हैं इतना हमें पता होना चाहिए। और कैसे निकाला, ये फॉर्मूला कैसे आया, बॉक्स निकल के आया, ये मैंने आपको भी डायग्राम से सिद्ध किया है, डायग्राम से प्रूफ किया है, क्लियर। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाता जाऊं तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, ये देखिए अगर मैं बोलूं कि सर इसी क्वेश्चन को मैं पार्ट वाइज पार्ट और चेंजेस कर रहा हूं इसमें, कि मैंने बोला सर कि इसी क्वेश्चन में थर्ड नंबर का पार्ट क्या है, ये सेकंड नंबर का पार्ट था, फर्स्ट नंबर का पार्ट हो गया, थर्ड नंबर का पार्ट कह रहा है सर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 3x + 4y, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 3x + 4y - 6 = 0 अबाउट न्यू एक्सिस। तो हमें क्या चाहिए भैया, पुराने x और y लिखा हुआ है, मतलब पुराना वाला लिखा हुआ है, हमें क्या करना है x = x डैश प्लस h हमें पता होता है, y = y डैश प्लस k हमें पता होता है, तो हमें न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता ही है, हमें ये पता, हमें h और k की वैल्यू पता हुआ है, तो हम क्या करेंगे x की जगह x डैश प्लस h लिख देंगे, तो 3x डैश प्लस h प्लस 4y डैश प्लस k - 6 = 0 और h और k की वैल्यू कितनी दी गई थी हमारे लिए 3,4, तो 3x डैश प्लस 3 प्लस 4y डैश प्लस 4 - 6 = 0। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x डैश प्लस 9 प्लस 4y डैश प्लस 16 - 6 = 0। तो यहाँ पे कितना आएगा 3x डैश प्लस 4y डैश और 16 में से 6 जाएगा कितने का 10 और 10 प्लस ये 9 कितना हो जाएगा 19। यहाँ कितना आएगा ये इक्वेशन। तो हमारी न्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारी क्या आ गई, न्यू एक्सिस के अबाउट से हमारी इक्वेशन क्या आ गई लाइन की, हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब ये इतने लाइन की इक्वेशन दी है, अब मैं लाइन की इक्वेशन की जगह सर्किल की इक्वेशन कर दूं, सर्किल की इक्वेशन कर दूं अबाउट न्यू एक्सिस। सर्किल की इक्वेशन क्या दी गई है x² + y² - x - y, x² + y² - का x - का y। आपको कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करोगे पुराने वाले की जगह क्या कर देना, सिर्फ x डैश प्लस h और y डैश प्लस k देना और हमें न्यू इक्वेशन मिल जाएगी, क्लियर। तो ये होमवर्क के लिए भी आप कर सकते हो, ये सिर्फ वैरायटी है, एक तरीके का इसमें पार्ट्स हैं कि एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, मैंने एक ही क्वेश्चन में ही मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी कि सर मैं क्या करूंगा x की जगह क्या रखूंगा x डैश प्लस h रखूंगा, तो x डैश प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y डैश प्लस k मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस का
एक्स डैश प्लस एच और माइनस का वाई डैश प्लस थ्री, एच कितना है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y डैश माइनस का x डैश माइनस का 3 और माइनस होगा y डैश माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब मैं इसको सिंपलीफाई कर लूंगा और आंसर निकाल दूंगा। तो सर्कल की मेरी न्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से न्यू एक्सिस के हिसाब से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 6x डैश में से x डैश जाएगा कितना हो जाएगा 5x डैश और 8y में से y जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 7y डैश और यहाँ पर 9 और 16 कितना हो गया 25 और 25 में से 7 जाएगा, 25 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई न्यू एक्सिस के अबाउट में सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए ये तो आ गई हमारी न्यू एक्सिस के अबाउट में। अगर मैंने क्या किया कि अब मैं कर रहा हूं कि सर मुझे न्यू एक्सिस के अबाउट में दिया गया है और मुझे ओल्ड एक्सिस के अबाउट में चाहिए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना बस, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि मुझे इस इक्वेशन दी गई है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन अबाउट ओल्ड एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन अबाउट ओल्ड एक्सिस if equation of line about new axis। देखिए अगर न्यू एक्सिस के अबाउट में अगर इक्वेशन दी गई है हमारी क्या 2x माइनस का 3y प्लस 1, 2x माइनस का 3y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब भले ही इसने x और y दे दिया है लेकिन हम इसको न्यू एक्सिस के अबाउट में है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको x डैश मानूंगा और इसको y डैश मानूंगा। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, x डैश और y डैश क्या करना है, x माइनस h और y माइनस का k। तो 2x माइनस का h माइनस का 3 y माइनस का k प्लस का 1 और इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे 2x और h की वैल्यू कितनी दी गई थी 3,4 h, k की वैल्यू क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो माइनस का 6 यहां 3 रखूंगा तो हाँ, तो आप समझ जाइए कि मैंने एक स्टेप बैक कर दिया है। माइनस का 3y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 4 है k की वैल्यू तो 3 4 जा 12 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का 3y और 12 और 31 कितना हो गया 13, 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी ओल्ड एक्सिस के अबाउट में इक्वेशन आ गई। क्लियर, तो हमने एक ही क्वेश्चन को पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन को क्वेश्चन भी देख लिया, हमने पार्ट भी देख लिया कि एक पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या-क्या चीजें पूछ सकता है, वो इतनी चीजें पूछ सकता है। क्लियर, इसी पे पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पे एक जबरदस्त क्वेश्चन और देखते हैं। क्या जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया है कीपिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल origin is shifted to, keeping coordinate axis parallel, keeping coordinate axis parallel, origin is shifted to which point, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल करते हुए ऑरिजिन को शिफ्ट करना है किस पॉइंट पर, मतलब मुझे h, k की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे क्या फाइंड करना है, h, k को फाइंड करना है। क्लियर, ये चीज यहां से क्लियर हुई। तो दैट सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखना है कि कीपिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू व्हिच पॉइंट। तो सबसे पहले मैं छोटा सा साइड में डायग्राम बना लूं कि सर कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल को शिफ्ट करना है, ये x है और ये y है और हमारा अगर न्यू रेड पेन से अगर हम न्यू वाली एक्सिस बनाएंगे तो हमें पता चलेगा सर एक्सिस को हमें शिफ्ट करना है, लेकिन किस पॉइंट पे शिफ्ट करना है, h, k पर। हमें h, k की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें निकालनी है। तो हमें h, k की वैल्यू तो निकालनी है। सो दैट इक्वेशन y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0 विल नॉट कंटेन फर्स्ट डिग्री टर्म तो ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले मुझे h, k अगर मुझे लाना है पिक्चर में, यहां तो इक्वेशन दी गई है, तो हमें इक्वेशन क्या दी गई है, सो वी हैव एन इक्वेशन
हमारे पास इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्लियर। और हमें पता है सर कि x इक्वल टू क्या होता है, x डैश प्लस h होता है, एंड y इक्वल टू क्या होता है, y डैश प्लस k होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे h और k पिक्चर में लाना है तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पर ये शिफ्ट कर पुट कर दूंगा। तो क्या कर दूंगा, मैं इसको पुट कर दूंगा, पुट कर दूंगा किसमें, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। क्लियर। तो जैसे मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, y डैश प्लस k का होल स्क्वायर माइनस का 4 y डैश प्लस k माइनस का 6 x डैश प्लस h और प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करता हूं तो y डैश का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस का 2y डैश k माइनस का 4y डैश और माइनस का 4k माइनस का 6x डैश और माइनस का 6h प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हमारी कहानी क्लियर हो गई। क्लियर। अच्छा, मुझे चाहिए क्या कि सर सबसे पहले तो y डैश वाले टर्म्स का पहले मैं इकट्ठा करूँ कि y डैश वाले टर्म्स कौन से हैं। तो y डैश का होल स्क्वायर, ये ठीक हो गया, 2yk और कहीं आ रहा है क्या, 2yk और 2y डैश के और ये, तो यहाँ पर क्या आ गया, अगर मैं y डैश को कॉमन ले लूँ मतलब प्लस का y डैश मैंने अगर कॉमन लिया तो यहाँ कितना आएगा, 2k माइनस का 4, यहाँ कितना आएगा 2k माइनस का 4। क्लियर। अच्छा, अब क्या बचा, x वाला देखो, x वाला कुछ है क्या, x वाला शायद मेरे हिसाब से एक ही टर्म्स दिया गया है। क्लियर। तो माइनस का 6x डैश और यहाँ पर कांस्टेंट कितने आ गए हमारे लिए क्या गया, k स्क्वायर भी कांस्टेंट है हमारे लिए, जरा देख लो मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, ये k स्क्वायर भी कांस्टेंट है हमारे लिए, 4k भी कांस्टेंट है हमारे लिए, जहां पर x और डैश और y डैश नहीं है वो सारे कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्या आ गया, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का 6h प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि सर हमें विल नॉट कंटेन फर्स्ट डिग्री टर्म ऑफ y, तो हमें y का फर्स्ट डिग्री टर्म कंटेन नहीं करना है, मतलब इसको मुझे 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब 2k माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी, है ना। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अच्छा, और मुझसे बोला गया है एंड कांस्टेंट टर्म आल्सो, तो कांस्टेंट टर्म्स को भी क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 0 को इक्वल करूंगा तो k की वैल्यू तो 2 आ गई। अच्छा, कांस्टेंट टर्म को 0 करना है, यहाँ पर मैं लिख दूं बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ y डैश y इज 0। क्लियर। और मुझे कांस्टेंट टर्म को 0 करना है तो कांस्टेंट टर्म हमारे लिए क्या है, ये पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट टर्म है। तो k स्क्वायर माइनस का k 4k माइनस का 6h प्लस का 8 इक्वल टू 0 कर दूंगा अगर मैं, सॉरी हाँ इक्वल टू 0 करना है मुझे। तो अब देखिए आपकी k की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 2 निकाली है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 4 into 2 तो कितना हो जाएगा 8 और माइनस का 6h प्लस का 8। अब 8 में से पॉजिटिव ये चला जाएगा इक्वल टू 0 और यहाँ पर कितना आएगा 4/6 इक्वल टू कितना आएगा h। तो यहाँ पे वैल्यू h की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, h की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। तो हमें h और k की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे लिए, h की वैल्यू निकल के आई हमारे लिए 2/3 एंड y की वैल्यू कितनी, सॉरी k की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे लिए 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 2/3, 2। ये हमारे लिए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड अप्रोच से बोलूं तो सेकंड अप्रोच से करके दिखाओ, करके सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सेकंड अप्रोच से। ठीक है, सोचो कुछ क्या दिख रहा है तुम्हें। ये अगर अभी देखो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप इसी क्वेश्चन को 13th में लगाओगे, मतलब आप 11th 12th का पढ़ चुके होगे। ठीक है, 11th 12th का पढ़ चुके होगे, उसके बाद मतलब आपने पैराबोला भी पढ़ लिया होगा, आपने स्ट्रेट लाइन भी पढ़ लिया होगा, आपने पॉइंट भी पढ़ लिया होगा, तब आपके दिमाग में क्या आएगा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाना भी आएगा कि सर ये क्वेश्चन y स्क्वायर दिया गया, y दिया गया, x दिया है, 8 दिया है, इस क्वेश्चन को मैं पैराबोला, इस इक्वेशन को मैं पैराबोला की इक्वेशन बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, देखो देखते हैं कैसे पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। ये सेकंड अप्रोच है, ये फर्स्ट अप्रोच से मैंने कर दिया था क्वेश्चन। जनरली जिन बच्चों का 11th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं करंट में, जिनको बोर्ड के एग्जाम देने हैं, वो तो इसी क्वेश्चन इसी तरीके से लगाएंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने लगते हैं, मतलब आपको पता है कि हाँ चीजें क्या क्या हैं और किसको कैसे कैसे करना था, तो आपको 2 से 4 चीजें आपको पता है कि सर चाय तो सर अदरक डालने से ही बन जाएगी, चाय इलायची डालने से ही बन जाएगी, चाय सर अच्छी और बन सकती है, कैसे बन सकती है। पहली बार आपने चाय पी, जब आप पहली बार चाय पियोगे कोई भी चाय, तो आपको तो वही लगेगी ना सर चाय तो यही होती है। ठीक है, लेकिन जब आपको चाय का स्वाद आ जाएगा फिर आप लोग यार मजा नहीं आ रहा, अगर अदरक डल जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर सर इलायची डल जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वही है कि सर आप जब पूरी चीजें देख लेंगे, यहाँ चाय में होता क्या है, चाय में टेस्ट कैसा आता है, तो तभी आप इन सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना।
तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 6x प्लस का 8 दिया गया है। तो पहले हम देखें सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या कहती है हमारी? सेकंड अप्रोच क्या कहती है सर कि वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 6x प्लस का 8 हमें क्वेश्चन में दिया गया था। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, y वाले टर्म से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू 6x प्लस का 8। अच्छा, अब देखो इसको मुझे क्या करना है कि मुझे स्क्वायरिंग बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? स्क्वायरिंग बनाना है। तो स्क्वायरिंग के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा क्या ऐड कर दूं इसमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये होल स्क्वायर में आ जाए, ये किस में आ जाए? होल स्क्वायर में आ जाए। तो अगर मैं क्या करूं, प्लस का 4 स्ट्रेट कर दूं, प्लस का 4 स्ट्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा क्या? देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? y माइनस 2 का ये होल स्क्वायर दिख गया। और यहाँ पर कितना निकले के आएगा? 6x प्लस का 12 और y माइनस का 2 इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 6। अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना आएगा? x प्लस का 2। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर मैं देखूं तो ये y कैपिटल Y का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे फोकस निकालना होता है। ठीक है, फोकस अगर पैराबोला निकालना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ अगर बनेगा तो ये ऐसा बनेगा। और हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हमें क्या मिलेगा? इसका वर्टेक्स मिल गया। क्या मिल गया हमें? वर्टेक्स मिल गया। तो हम क्या करेंगे? y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। ये हमारा क्या जाएगा? x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 2। ये हमारे पैराबोला का वर्टेक्स निकल के आ जाएगा। जब हम पैराबोला पढ़ लेंगे तब हमें ये सारी चीजें पता होंगी। क्लियर? और हमसे बोला गया था सर कि y का टर्म्स नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दी थी। क्या कि सर 6x तो हमने प्लस ले आए, लेकिन ये प्लस का था वहां माइनस नहीं लेके आए, है ना? तो इसलिए हमारे आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक्स आई। क्या कि अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस का आएगा। और माइनस का 8 प्लस का 4 करोगे तो माइनस का क्या मिलेगा हमें? माइनस का 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 4। और यहाँ पर अगर मैं माइनस का 4 लिख रहा हूँ तो अगर मैं 6 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x 4/6 हो जाएगा, है ना? और ये 4/6 होगा तो मतलब 2 2 4 2 3 6। मतलब अगर मैं एक बार x को मैं 0 इस वाले ब्रैकेट को 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? x की कितनी आएगी? 2/3 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और वर्टेक्स हमें निकालने होते हैं, तो वर्टेक्स कैसे निकलेगा? जो हमें h, k की वैल्यू निकालनी थी ना, तो h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे लिए? पहले वाले में 2/3 एंड k की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो भाई देखिए y की वैल्यू क्या हो रही है? h, k को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? y, k बोल दिया है, x, y बोल दिया है। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3 एंड k की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 2 आ रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अब आईआईटी में होता क्या है, कॉम्पिटिशन्स में होता क्या है, क्या कि जो फ्रेशर्स बच्चे जाते हैं, 11 12 के बच्चे जाते हैं, तो उन बच्चों को ये तरीका नहीं पता होता है। ठीक है, ये तरीका जब वो पैराबोला पढ़ लेंगे, जब पैराबोला में अच्छी कमांड आ जाएगी, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब उनको ये सब चीजें समझ में आएंगी कि सर इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही आती है कि सर मोस्टली सिलेक्शंस आपके क्यों मतलब लेट क्यों होते हैं? क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ेंगे ना, जब आप टाइम कम लगेगा और क्वेश्चन ज्यादा बढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे, तो सीधी बात है मार्क्स तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे। क्लियर? तो चीजों को पहले सीखो, इसलिए फाउंडेशन जरूरत होती है। अगर आप यही चीज 11 12 के बाद सीखोगे, ठीक है ना, तो 11 12 में तो टाइम निकल ही गया। ठीक है, और 11 12 में सारा टाइम निकलने के बाद फिर आप 13 में जाओगे, आपके पास चांसेस कितना बचा? फिर आप ये सारी चीजें सीखोगे और सीखने के बाद फिर आप सिलेक्शन पे अप्लाई करोगे, तो फिर एग्जाम दोगे, फिर सिलेक्शन कहां से निकलने वाला है? इसलिए मेरा मेन फोकस है कि क्लास 10th के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, क्लास 10th के बाद है, उनका 11 12 में 2 साल में अच्छी तरीके से 11 12 कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर 12th के साथ में मोस्टली अगर सिलेक्शन नहीं निकलता तो 12th के 13 में तो रैंक हम पहले देंगे। ठीक है, परेशान मत होना बिल्कुल भी, तुम्हारे लोग कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमने पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन किया, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमने x इक्वल टू x डैश प्लस h लिखा एंड y इक्वल टू y डैश प्लस k लिखा, एक्चुअल में हो क्या रहा है? नया कब आएगा? जब पुराना घर जाएगा, और पुराना कब आएगा? जब नया घर जाएगा। क्लियर? तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक एसबीओ या पड़ोसन लैब पे लिख लीजिए कि पड़ोसन सर हमें डाउट आया, सर ये भूल जाएंगे, तो हम कैसे याद करेंगे? तो हम क्या करेंगे? पड़ोसन को एक हमने जवाब दे दिया सर कि इसको याद कैसे करना है, नया कब आएगा? जब पुराना घर जाएगा।
पुराना घर जाएगा। भाई नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो पुराने कोऑर्डिनेट्स को घर पे भेजना पड़ेगा ना। और पुराना कब आएगा, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कब आएंगे, पुराना कब आएगा, जब नया घर जाएगा। क्लियर? तो इसको आप बॉक्स के अंदर बंद करके लिख लीजिएगा साइड में कि भैया हमें इस पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन को याद कैसे करना है। नया कब आएगा, जब पुराना घर जाएगा, और पुराना कब आएगा, जब नया घर आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, जहां पर एक्स डैश लिखा हुआ है, वाई डैश लिखा हुआ है, दिस इज द न्यू, ये क्या है, न्यू है, न्यू कोऑर्डिनेट्स। और ये क्या है, x एंड y, दिस इज द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? समझ में आया? तो अब हम देखने वाले हैं रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, और रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है ये देखते हैं। चलिए, तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है हमारा, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि सर आप क्या करिए, ऑरिजिन को फिक्स करिए, ऑरिजिन फिक्स्ड एंड एक्सिस इज रोटेटेड through an angle theta in anti-clockwise direction, clockwise direction। अगर मैं रोटेशन को, मतलब एक्सिस को, देखिए ये पुरानी वाई एक्सिस है, एक्स एंड वाई, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको पता है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल लेते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो मान लीजिए अब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये क्या हो गया हमारा वाई डैश हो गया। अब हमारे लिए कोऑर्डिनेट में क्या चेंजमेंट आएगा, मान लीजिए पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे पुराने के रिस्पेक्ट में, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई पुरानी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, लेकिन नई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, इसके एक्स डैश वाई डैश होंगे। लेकिन अब रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में याद कैसे करना है सर, कि रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स डैश वाई डैश कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ सीधा सीधा। क्या आप देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, एक्स डैश एंड वाई डैश, न्यू कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? और इसको एक बॉक्स बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं। इस बॉक्स को आप याद रखिए, आपको कभी कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है कॉस और साइन थीटा, यहाँ थीटा, और यहाँ का माइनस साइन थीटा। क्लियर? बस इतना सा याद रखिए, आपको पूरा रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। देखिए अब बात है सर कि कॉस क्या होता है, इवन होता है। कॉस में एंगल में चेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉस फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा का ग्राफ अगर बनाएंगे अपन, तो देखिए कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस का ग्राफ बनता है इस तरीके से, ये वाला है ना, ऐसे जाएगा ग्राफ और ऐसे जाएगा। तो ये क्या है, इवन फंक्शन है, मतलब वाई एक्सिस के जैसा वाई के इस तरफ है, वाई एक्सिस के इस तरफ ग्राफ है और वैसे ही इस तरफ है, मतलब ये क्या है, इवन है। और इवन फंक्शन क्या होते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होते हैं। जब आप इवन ऑड फंक्शन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि सर इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होते हैं। और इवन फंक्शन में या हमें इस तरीके से नहीं देखना है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं सर कि कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। बट साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। क्लियर? तो इसलिए इसमें साइन में तो चेंजमेंट आ रहा है साइन का, लेकिन कॉस में साइन का चेंजमेंट नहीं आ रहा है। क्लियर? अच्छा अब मैं इसी टाइप पे रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। एक्चुअल में ये मैं शॉर्टकट्स क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि 11th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं इसको, तो अभी आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियोस डाले हुए हैं। जब मैं वहां पर पढ़ाऊंगा आपको रोटेशनल थ्योरम, क्या पढ़ाऊंगा, रोटेशनल थ्योरम, तो आप देखेंगे कि सर एक कोऑर्डिनेट ये है, ये Z1 बोल दिया, ये Z2 बोल दिया, और ये क्या है, Z3 है। तो Z3 माइनस का Z1 अपॉन Z2 माइनस का Z1 इक्वल टू मॉड के अंदर। तो ये बहुत रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए, तो इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि सर अगर आप बच्चों अगर मुझे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा। क्लियर? और y इक्वल टू चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, x डैश sin थीटा प्लस का y डैश cos थीटा।
अगर मुझे x डैश के रिस्पेक्ट में चाहिए तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y डैश चाहिए होगा तो क्या रखूंगा x माइनस का x डैश x sin थीटा और y cos थीटा। कैसे करते हैं इसको, पहले लिखेंगे कैसे, पहले ये भी तो देख लें। क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको लिखना देख लेंगे कैसे लिखते हैं सर। देखिए अगर मैंने लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, मुझे x ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, ओल्ड कोऑर्डिनेट को न्यू कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो x डैश cos थीटा, x लिखा है x डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा, माइनस का y डैश sin थीटा। क्लियर। अगर मुझे y चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, y x डैश sin थीटा, x डैश sin थीटा और y डैश प्लस का y डैश cos थीटा। तो ये हमारे आ गए ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। किसके रिस्पेक्ट में, किसके टर्म्स में, x न्यू कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। अगर मुझे x डैश चाहिए तो मैं क्या करूंगा x cos थीटा और प्लस का y sin थीटा, x cos थीटा प्लस का y sin थीटा, एंड y डैश चाहिए मुझे तो y डैश क्या लिखूंगा मैं, y डैश लिखूंगा x माइनस sin थीटा, मतलब माइनस का x sin थीटा और y डैश चाहिए, हाँ y cos थीटा प्लस का y cos थीटा। तो ये क्या हो गए, हमें पुराने कोऑर्डिनेट्स और न्यू कोऑर्डिनेट्स को बॉक्स के थ्रू निकालना समझ में आ गया कि सर करना क्या है। x लिखेंगे तो दिस का ऐसा लिखेंगे, और ये लिखेंगे तो ऐसा करेंगे, y लिखेंगे तो ये और ये। क्लियर। तो इसको बॉक्स को यूज करना भी पता होना चाहिए कि सर बॉक्स को यूज कैसे करते हैं। क्लियर। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ही होता है क्या, कि मैंने इसका मतलब क्या है, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन। मेन क्या है, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंगल क्या होगा हमारा, एंगल में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, एंगल हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हम पूरी कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव तरफ की तरफ, पॉजिटिव एंगल की तरफ क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन टाइप का ही है, सिर्फ हमें ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, सिर्फ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को और न्यू कोऑर्डिनेट्स को। तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन होगा, उसमें देखिए कितने पार्ट है। बोला गया है कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड, कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड, ऑरिजिन को हमने फिक्स कर दिया है, एंड एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू, एंड एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री। एक्सिस को हमने कितना रोटेट किया है, 45 डिग्री रोटेट किया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन बहुत जरूरी है देना, इन 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन आपको पता होगी तो आपको पता होगा थीटा मुझे क्या लेना है, थीटा पॉजिटिव लेना है या थीटा नेगेटिव लेना है। क्लियर। तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन हमें बताना है, देन पहला पार्ट क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 3,4 अबाउट न्यू सिचुएशन। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबाउट न्यू सिचुएशन, मतलब जब हम रोटेट एक्सिस को रोटेट कर देंगे उसके बाद न्यू सिचुएशन में हमारे जो पॉइंट होंगे, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कितना दिया गया है, 3,4 जो पॉइंट है वो न्यू सिचुएशन के हिसाब से कैसा होगा। और मैंने बताया था न्यू सिचुएशन क्या होती है, x डैश एंड y डैश, है ना। और हमने बॉक्स हमने याद करने के लिए बोला x और ये y और ये x डैश ये y डैश। आपने क्या किया, इसको बॉक्स को बना लिया, और यहाँ पर क्या लिखा है आपने, यहाँ पर क्या मैंने बताया था आपको, ये cos थीटा है, ये भी cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, और यहाँ पे माइनस का sin थीटा है। अब आपको चाहिए क्या, x डैश, न्यू सिचुएशन के हिसाब से चाहिए तो आपको x डैश चाहिए, तो x cos थीटा प्लस का y sin थीटा, और y डैश क्या चाहिएगा, माइनस का x sin थीटा प्लस का y cos थीटा। तो थीटा भी पता है हमें, x और y भी पता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो आपको 3,4 दे दिया गया है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको सॉल्व करने का आंसर कितना आएगा मेरा, x कितना है 3, तो 3 इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 1/√2। क्लियर। इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का 3 इंटू 1/√2 प्लस 4 इंटू 1/√2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए हाँ, ये कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए हमारा 3/√2 प्लस
4/√2 और माइनस का 3/√2 प्लस का 4/√2। अब मैं इसको सॉरी को सॉल्व कर सकता हूँ, इसको आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ। √2 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये कितना निकल के आएगा 7/√2 और यहाँ पर मैं अगर लेके आऊंगा 4√2 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा ये प्लस 1/√2 है ना। हाँ सॉरी, इसको कितना लिखेगा प्लस का 1/√2। तो ये क्या हो गया हमारा 7/√2 1/√2, ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया न्यू कोऑर्डिनेट न्यू सिचुएशन के हिसाब से। इसका अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहता है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोलता है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबाउट न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन के हिसाब से क्या है न्यू सिचुएशन, मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा। सिचुएशन, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1,-2 और आपको ओल्ड सिचुएशन के हिसाब से चाहिए, क्या चाहिए अबाउट ओल्ड सिस्टम, ओल्ड के हिसाब से चाहिए सिचुएशन, मतलब x और y चाहिए, x और y चाहिए है ना, x डैश और y डैश तो दिया गया है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x और y चाहिए तो क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या होता है पता है, देखिए x इक्वल टू क्या होता है x डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा एंड y क्या होता है, y लिखेंगे तो x डैश sin थीटा और प्लस का y डैश cos थीटा प्लस का y डैश cos थीटा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है क्योंकि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के न्यू सिचुएशन के हिसाब से x डैश और y डैश की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू कितनी दी गई है, x डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो x डैश की वैल्यू 1 इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू सेम है 45, तो 1/1 इनटू 1/√2 क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस का और माइनस का y डैश की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और cos sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, ठीक है ना, और -2/√2 -2 मतलब y डैश की वैल्यू इनटू 1/√2 ये हो गया। अच्छा इसके अलावा y डैश x डैश की वैल्यू कितनी है 1 इनटू 1/√2 1 इनटू 1/√2 प्लस और y की वैल्यू y डैश की वैल्यू कितनी है माइनस, तो यहाँ पे कितना जाएगा -2/√2। तो अब आप देखिए कि 2/√2 और 1/√2 ये कितना हो जाएगा 3/√2, क्लियर, और 2/√2 में से 1/√2 अगर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1/√2, क्लियर। तो इतनी बात समझ में आ गई कि भैया जो ओल्ड सिचुएशन के हिसाब से हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 3/√2 अपॉन माइनस का 1/√2। सेम टाइप के क्वेश्चन जो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में टाइप का क्वेश्चन था ना कि मैंने क्या किया, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू सिचुएशन के हिसाब से चाहिए तो मैंने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया, नए x डैश y डैश में कन्वर्ट कर दिया। तो सेम क्वेश्चन के पार्ट तो चेंज हो सकते हैं लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमें इस बॉक्स को अप्लाई करना, ठीक है। तो ये देखिए अब न्यू सिचुएशन के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी पार्ट में, इसीलिए क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन अबाउट न्यू सिस्टम। हाँ थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन अबाउट न्यू सिस्टम। और इक्वेशन कौन सी दी गई है हमें, इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन देखिए 3x + 4y - 4√2, 3x + 4y माइनस का 4√2 = 0, ये हमारी इक्वेशन दी गई है, क्लियर। तो फाइंड द इक्वेशन, हमें क्या चाहिए न्यू सिचुएशन के हिसाब से चाहिए। तो हमें पता है सर कि x और y, तो यहाँ पर x डैश और y डैश, यहाँ cos थीटा, यहाँ भी यहाँ sin थीटा और यहाँ पर माइनस का sin थीटा और यहाँ पर cos थीटा। और हमें क्या चाहिए ओल्ड सिचुएशन के हिसाब से दिया हुआ है सिस्टम के हिसाब से और न्यू सिस्टम के हिसाब से चाहिए। तो x के जगह क्या लिखना है 3x डैश + 4y डैश माइनस का 4√2। अब x डैश और y डैश के x को x डैश की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या करना पड़ेगा x डैश cos थीटा 3x डैश cos थीटा और प्लस का माइनस का y डैश, यहाँ पर y डैश है sin थीटा, क्लियर, और प्लस का 4y के अकॉर्डिंग क्या होगा x डैश sin थीटा, हाँ y डैश sin थीटा, x डैश sin थीटा और प्लस का y डैश cos थीटा, प्लस का y डैश cos थीटा माइनस का 4√2 = 0, क्लियर। अब देखिए क्या करना है हमें x डैश और y डैश
एक्स डैश और वाई डैश न्यू सिचुएशन के हिसाब से चाहिए तो थीटा में दिया गया 45 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 ब्रैकेट में एक्स डैश बाई रूट 2 माइनस का वाई डैश बाई रूट 2, क्लियर, प्लस का 4 एक्स डैश बाई रूट 2 और प्लस का वाई डैश बाई रूट 2 माइनस का 4 रूट 2 इक्वल टू 0, क्लियर। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर मैं अगर करूँगा तो ये क्या लिखूंगा मैं, रूट टू क्या मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर मैंने रूट 2, यहाँ कितना आएगा एक्स डैश माइनस का वाई डैश। अच्छा चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 एक्स डैश बाई रूट 2 माइनस का 3 वाई डैश बाई रूट 2 और प्लस का 4 एक्स डैश बाई रूट 2 प्लस का 4 वाई डैश बाई रूट 2 माइनस का 4 रूट 2 इक्वल टू 0, क्लियर। अच्छा अब देखिए x डैश और ये कितने में बन जाएंगे, 7 एक्स डैश बाई रूट 2, क्लियर, और 4 वाई डैश में से 3 वाई जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का वाई डैश बाई रूट 2 माइनस का 4 रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या निकल के आया, हमारी न्यू सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या चाहिए था, हाँ न्यू सिस्टम के हिसाब से मुझे इक्वेशन चाहिए थी और मेरी न्यू इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी, तो हमारी न्यू सिचुएशन के हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, इसको एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। अगर मैं रूट 2 एलसीएम लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, 7x डैश प्लस का y डैश और माइनस का यहाँ पर 1 रूट 2 आएगा एलसीएम, 4 2 जहाँ यहाँ पे 8 आएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, पूरी न्यू सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन निकल के आ जाएगी रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से। अच्छा इसके बाद अब न्यू सिचुएशन एक और सिस्टम दिया गया है, कंडीशन दी गई है, पार्ट दिया गया है, वो कौन सा पार्ट है, अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या किया गया है कि ओल्ड सिचुएशन के हिसाब से दे दिया गया इक्वेशन, न्यू सिस्टम के हिसाब से पूछ रहा है। अभी न्यू सिस्टम के हिसाब से न्यू सिस्टम के हिसाब से इसमें दे दिया था, ओल्ड के हिसाब से पूछ रहा था, है ना, सॉरी ओल्ड के हिसाब से दिया गया था, न्यू के हिसाब से पूछ रहा था। अब क्या करेगा, न्यू के हिसाब से दे देगा, ओल्ड के हिसाब से पूछ लेगा। तो तरीके कुछ नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पे x डैश लिखा था, अब यहाँ पर x डैश y डैश मान लीजिएगा उसको, और यहाँ पे x और y के फॉर्म में लिख दीजिएगा पूरी इक्वेशन को। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि सर रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग खपाने वाली बात है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, और ये क्वेश्चन का रिजल्ट डायरेक्टली रिजल्ट याद करना पड़ता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू आता है 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस का b। ये थीटा कैसे निकल के आता है और कब निकल के आता है, इस सिचुएशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पे, अच्छा क्वेश्चन है कि कीपिंग द ऑरिजिन फिक्स्ड, क्वेश्चन देखिए, कीपिंग द origin fixed, keeping the origin fixed, axis is rotated through which angle, किस एंगल से इसको रोटेट करें, which एंगल, हमें एंगल के बारे में पूछता है, अभी एंगल दिया गया था, अब क्या दे रहा है, एंगल नहीं दे रहा है, एंगल पूछ रहा है आपसे। कीपिंग द origin fixed, axis is rotated through which angle so that equation ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2hxy इक्वल टू 0 ये दिया गया है क्वेश्चन, क्लियर। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से, दूसरी लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे कन्वर्ट करके देता वो भी देखिए। बोला क्या है कि ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का gx स्क्वायर प्लस का सॉरी 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है 2 डिग्री टर्म्स में, ठीक है, सेकंड डिग्री की टर्म्स में इक्वेशन है। और बोल रहा है विल नॉट कंटेन xy टर्म, और ये इक्वेशन क्या करनी चाहिए, विल नॉट कंटेन xy टर्म। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कीपिंग द ऑरिजिन फिक्स्ड एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू व्हिच एंगल। बोला गया है कि ये सेकंड डिग्री टर्म की इक्वेशन दी गई है, टू वेरिएबल की इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और बोला गया है कि विल नॉट कंटेन xy टर्म। कब xy टर्म्स कंटेन नहीं करेगा, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, अब देखिए कि ऑरिजिन फिक्स कर दिया, रोटेट एंगल पता नहीं है हमें, ठीक है, और बोला गया है इक्वेशन हमारी ये दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही रोटेशनल वाला बॉक्स यूज करना पड़ेगा। तो बॉक्स हमारा क्या कहता है सर कि सर x डैश और y डैश न्यू वाले तो ये हैं, और पुराने वाले कौन से हैं, x और y। यहाँ पर हमने देखा था cos थीटा, यहाँ पर देखा था हमने sin थीटा, और यहाँ पर देखा था हमने माइनस का sin थीटा, और यहाँ देखा था हमने cos थीटा, और हमने क्या कर दिया था, इनका पार्टीशन कर दिया था।
ठीक है। अब देखिए अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे बोल रहा है कि एक्स वाई वाला टर्म्स मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, मुझे एक्स वाई वाला टर्म्स नहीं चाहिए, तो मैं अगर करूंगा तो एक्स डैश सॉरी हाँ न्यू कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूं तो न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा, और y इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस का x साइन थीटा प्लस का y कॉस थीटा, ये निकला। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन में वाली पूरी वाली जो इक्वेशन दी गई थी ना, वहां इन दोनों वैल्यू को पुट कर दूंगा। करूंगा कैसे करूंगा, देखो तो ax स्क्वायर दिया गया था, ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2hxy इक्वल टू 0 दिया गया है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, x की जगह क्या रखूंगा, x डैश की वैल्यू रख दूंगा, तो a ब्रैकेट में x cos थीटा प्लस का y sin, कैलकुलेशन देखो बड़ी होने वाली है, प्लस का b, और मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा आफ्टर सॉल्विंग, माइनस का x sin थीटा प्लस का y cos थीटा का स्क्वायर प्लस का 2h और x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू 0 कर दूंगा, मतलब x cos थीटा वहां से दिख रहा है आपको, थीटा प्लस का y sin थीटा, और यहाँ पर माइनस का x sin थीटा माइनस x sin थीटा प्लस का y cos थीटा, इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद में अब मैं इसका पहले स्क्वायरिंग खोलूंगा, इसका भी स्क्वायरिंग खोलूंगा, स्क्वायरिंग खोलने के बाद में अब देखूंगा जहां जहां पर भी x y टर्म्स आ रहा होगा, कहां पर पूरे का स्क्वायरिंग करने के बाद जहां पर भी x y टर्म्स आ रहा होगा उसको क्या कर दूंगा, मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा x y वाला टर्म्स आएगा और x y वाले टर्म्स को मैं जैसे ही इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस का b, क्या मिलेगा मुझे एंगल, ये मिलेगा। तो ये फाइनल रिजल्ट इसका है क्या, ये याद रखने वाली चीज है, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखिए इसको, डायरेक्टली रिजल्ट, इसको मान लीजिए रट्टा, क्या मारेंगे इसको, रट्टा मारेंगे, ठीक है। तो रट्टा क्या मारना है, रट्टा इसलिए मार रहे हैं रट्टा कि आपको याद रखें कभी भी आपसे बोला जाए कि कोई भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी गई है और एक्सेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि एक्स वाई वाला टर्म खत्म हो गया, तो एंगल बताओ, तो याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस का b। अब a वैल्यू भी पता है, b वैल्यू पता है, x वैल्यू भी यहां से हम निकाल देंगे कोएफिशिएंट से, तो ये यहां क्या निकल के जाएगा हमारा, वो थीटा की वैल्यू निकल के जाती है। तो ये था रोटेशनल थ्योरम पे एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अब हमें देखना है कि सब ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गए, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।